हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में 7 मार्च करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और अगेन आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आप लोगों को मैं जो भी पढ़ाता हूँ इस चैनल पे, यहाँ टेलीग्राम जो है वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ फाइल मिलेगी। पीडीएफ फाइल का फ़ायदा क्या होता है कि आप लोगों को रिवाइज़ करने में आसानी होगी जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज 7 मार्च है, हम पढ़ते हैं आज की क्लास। ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी बातें ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ न्यूज़ हैं, आज वैसे न्यूज़ कम ही हैं लेकिन फिर भी पहले जो न्यूज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो न्यूज़पेपर्स में से हैं। तो न्यूज़पेपर में आज फर्स्ट जो न्यूज़ हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो है आरबीआई ने बैन किया है जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को। किस सर्विसेज को इन्होंने बैन कर दिया है? फ्रॉम फाइनेंसिंग अगेंस्ट शेयर्स डिबेंचर। शेयर्स और डिबेंचर्स के अगेंस्ट कोई भी फाइनेंशियल कंपनी लोन दे सकती है, यानी शेयर्स खरीद रखे हैं उनको किसी फाइनेंस कंपनी के साथ पास में गिरवी रख के उसके अगेंस्ट पैसा मिल जाता है, लोन मिल जाता है। और कितना पैसा मिलता है वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। जनरली 70 to 80% तक अमाउंट वहाँ से मिल जाती है। वैसे ही डिबेंचर होते हैं, ठीक है। तो उनके अगेंस्ट जो लोन दे रहा था जेएम फाइनेंस, उसके ऊपर आरबीआई ने बैन लगा दिया है। तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट बातें हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या खास है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्यूसडे बार्ड जेएम फाइनेंस प्रोडक्ट्स लिमिटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग अगेंस्ट शेयर्स एंड डिबेंचर्स इंक्लूडिंग सैंक्शन एंड डिसबर्सल ऑफ लोन्स अगेंस्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ के अगेंस्ट भी लोन लिया जा सकता है, उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। ऑफ शेयर्स एज वेल एज अगेंस्ट सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स के लिए और शेयर्स के लिए दोनों के ऊपर रोक लगा दी गई है। द आरबीआई सेड द एक्शन वॉज नेसेसिटेटेड ड्यू टू सर्टेन serious deficiencies observed in respect of loans sanctioned by JMFPL। इन्होंने यहाँ पे एक्चुअली क्या नोट किया था कि कुछ कमियां हैं उनके लोन्स देने की प्रोसेस में, कुछ रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। जो पैसा वो मार्केट में लोन दे रहे हैं वो इस टाइप से लोन जा रहा है कि लोन के एनपीए होने के चांस हो जाते हैं। तो अगर कोई भी कंपनी एनपीए होने के कगार पे हो तो आरबीआई को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ होती है? अगर कोई भी कंपनी फेल होगी तो उसका इंडियन मार्केट में इकोनॉमी के ऊपर फ़र्क पड़ता है, लोगों का पैसा डूबता है, मार्केट ख़राब हो जाती है। और इस वजह से सारा का सारा कारोबार देखना होता है उसके बाद में वो आरबीआई को होता है। आरबीआई इज़ द अपेक्स बॉडी, इसलिए वो सब इन चीज़ों के ऊपर फोकस करके चलती है, रूल्स रेगुलेशन लेके आती है, ठीक है। नेक्स्ट है JMFL इज़ अ सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC। अब यहाँ पे आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि JMFPL जो है वो एक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। अगर हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की बात करेंगे क्या होता है, तो ये डेफिनेशन आप लोगों के सामने। एनबीएफसी एक ऐसी एनबीएफसी जिसका असेट साइज 500 करोड़ रुपए हो या उससे ज़्यादा हो, ऐसी किसी भी कंपनी को हम सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट एनबीएफसी कहेंगे। ध्यान रखनी है, एक अमाउंट के बेस पे ही हम किसी एनबीएफसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट है या नहीं है। मोटी भाषा में सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट का क्या मतलब होता है? सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट एनबीएफसी
NBFC। इम्पोर्टेंट मतलब एक ऐसी कंपनी जो इंडिया की इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है। किस बेस पे? क्योंकि उसकी एसेट साइज इतना है कि उसने मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोन दे रखा है। अगर वो कंपनी फेल हो जाए तो मार्केट क्रैश हो सकती है, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसने काफ़ी सारा पैसा मार्केट में डाल रखा है। और कोई भी कंपनी के एसेट साइज के बेस की बात करेंगे तो 500 करोड़ की अगर किसी भी कंपनी के एसेट साइज होगा, उस कंपनी को हम सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट NBFC कहेंगे। तो JM फाइनेंस जो है वो एक इसी टाइप का एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इंडिया में टोटल 8 सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट NBFCs हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, द RBI कैरिड आउट अ लिमिटेड रिव्यू ऑफ द बुक्स ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय सेबी। सेबी ने कहा था कि ऐसी कुछ कमियां देखी गई हैं लोन्स के अंदर, क्योंकि शेयर मार्केट को होल्ड कौन करता है? सेबी करता है। तो सेबी ने देखा था कि इनके जो शेयर्स वगैरह इशू हुए हैं उनके अगेंस्ट काफ़ी लोन मार्केट में दे दिए गए हैं जो कि सेफ नहीं हैं, और उसने इन्फॉर्म किया RBI को, और RBI ने इसकी बैलेंस शीट को पढ़ा, देखा, तब देखा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अवश्य है यहाँ पे, तो इन्होंने इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ इट्स कस्टमर्स टू बिड फॉर वेरियस IPO एंड NCD ऑफरिंग बाय यूजिंग। इसको चलो छोड़ दो एक बार, ये कुछ खास पॉइंट नहीं है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है जो हम लोगों ने पढ़ ली। चलो नेक्स्ट है, सिंगापुर का कंपटीशन वॉचडॉग जो है, जिसका नाम है वॉचडॉग, ने क्या किया? अप्रूव कर दिया है एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर को। क्लियर है जी? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, खास पॉइंट क्या है। सिंगापुर की कंपटीशन वॉचडॉग, जिसका नाम है कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन ऑफ सिंगापुर, जैसे इंडिया का है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिखा है देखो, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। किसी भी कंपनी के मर्जर वगैरह, मर्जर हो रहा है, कोई सेलिंग परचेजिंग हो रही है, तो उन सब की प्रोसेस को कौन हैंडल करता है? इंडिया में CCI करता है। वैसे ही सिंगापुर में हम बात करेंगे तो सिंगापुर में CCCS करता है, कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन ऑफ सिंगापुर। तो इसने क्या किया है? इसने कहा, ट्यूसडे को कहा इसने, ग्रांटेड इट्स कंडीशनल अप्रूवल टू द प्रोपोज्ड मर्जर बिटवीन एयर इंडिया एंड विस्तारा, द लेटर बीइंग अ जॉइंट वेंचर बिटवीन टाटा, जिसका पार्ट होगा 51%, यही चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, एंड सिंगापुर एयरलाइन, जिसका पार्ट होगा 49%। तो ये इसने अप्रूव कर दिया है, और अभी ये दोनों की दोनों एंटिटी एक साथ में काम करेंगी। और जो मैं अभी ये अंडर द बॉक्स कर रहा हूँ, ये वो वाला पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसका कितना पार्ट है। ठीक है, तो CCI ने क्या किया था? हैड अप्रूव्ड इन द मर्जर इन सितंबर में कह दिया था, एंड द CCCS नोट्स वाज अमंग द लास्ट पेंडिंग कंपटीशन रिलेटेड अप्रूवल ऑफ द मर्जर। सिर्फ सिंगापुर की साइड से इस मर्जर का होना बाकी था, अप्रूवल वहाँ से मिलना बाकी था। अब ये भी फाइनली अप्रूवल हो गया है, तो अब ये दोनों एयरलाइंस मर्ज होने जा रही हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप्स टू 3.1% इन 2023। गवर्नमेंट कह रही है, एक एंटिटी है, हम पढ़ेंगे इसमें कौन सी एंटिटी है, वो कहती है कि इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी है, वो कम हो गई है 3.1%। कब? 2023 में बात कर रहे हैं। चलो पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर पर्सनस एज्ड 15 साल या उससे ज़्यादा, वो डिक्लाइन हुई है 3.1% 2023 में, और ये लोवेस्ट है अब तक की लास्ट पिछले 3 साल में। ये रिपोर्ट किसने दी है? रिपोर्ट दी है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है जी, ये बात आप लोग ध्यान रखनी है, ये भी पूछी जा सकती है कि रिपोर्ट कौन इशू करता है।
तो रिपोर्ट इशू की है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने अंडर द स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री, ये स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वाला पॉइंट आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे फॉर कैलेंडर ईयर 2023 द अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैम डाउन टू 3.1% इन 2023 फ्रॉम 3.6%, पहले 3.6% थी। अगर हम बात करते हैं तो ये कब की थी 3.6%, ये 2022 में थी, और अब ये आ गई है 3.1%, ये हम बात कर रहे हैं 2023 की। यही चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है जी। चलो, और 2021 में ये रेट कितनी थी? ये थी 4.2%। कब थी? 2022 में। तो ये 3 डाटा, ये वाला जो मैंने आप लोगों को लिख के दिया है, ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। एक ये वाला किसने रिपोर्ट दी है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पीआईबी से पढ़ने जा रहे हैं हम, आरबीआई की पीआईबी से। ड्यूरिंग द डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 4 मार्च 2024 को द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने डिक्लेयर किया है, यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा स्पेस आएगा, चलो अभी स्पेस नहीं हो पाएगा। उन्होंने रिवील्ड किया है दैट डिजिटल ट्रांजैक्शन इन इंडिया हैव एक्सपीरियंस्ड अ रिमार्केबल 90-fold इंक्रीज इन 12 ईयर। 12 साल में सबसे ज़्यादा 9 गुना, समझो 90 गुना लगभग क्या हुआ है, रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट हुई है डिजिटल ट्रांजैक्शन के अंदर। तो इस फाइनेंशियल वीक के दौरान कई सारे ऐसी रिपोर्ट्स इशू की गई हैं जो कि हमारी डिजिटल मार्केट को, डिजिटल पेमेंट सिस्टम में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए हैं, कितना इंक्रीज़ हुआ है, कितनी पेमेंट्स हुई हैं, कौन सी पेमेंट हुई हैं, किस टाइप की पेमेंट हुई हैं, क्योंकि आजकल सारा सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। आप लोग कहीं भी जा रहे हो तो यूपीआई यूज़ कर रहे हो, 10 रुपये भी कर रहे हो, 10 रुपये क्या, इनफैक्ट 1 रुपया भी। मैं भी ऐसा कई बार मेरे साथ होता है कि 1-2 रुपये भी अगर ऑनलाइन करना होता है तो मैं यूपीआई करता हूँ, आप लोग भी करते होंगे। तो सारा सब कुछ यूपीआई पे चल रहा है। तो ये एक ऐसा डेटा यहाँ से निकल के आता है जो आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होना चाहिए आपके एग्ज़ाम के लिए। इनफैक्ट आपके एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी होना चाहिए कि आप लोग जो यूज़ कर रहे हो उसका मार्केट में क्या हिसाब किताब चल रहा है, कैसे लोग यूज़ कर रहे हैं। तो वही चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगर हम रिटेल डिजिटल पेमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर रिटेल डिजिटल पेमेंट्स हैं जो वो सर्ज हुई हैं फ्रॉम 162 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई थी। कब ये हुई थी? 2012-13 में। लेकिन अगर 2023-24 की बात करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन 14,726 करोड़ की हो गई हैं। पहले सिर्फ 162 करोड़ रुपए की थी। कब? 2012-13 में। ये बात हो रही है 12-13 की, और अब ये हो गई है अमाउंट बढ़ के 14,726 करोड़। ये बात हो रही है 2023 और 2024 की, यानी सीधा सीधा डबल। 12 साल में डबल का ही काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। कितने गुना होगा ये देख लेना, मेरा मैथ थोड़ा कमज़ोर है। तो 12 साल में काफ़ी कुछ बदल चुका है, और आप लोगों ने भी देखा होगा करीबन इन 3-5-6 सालों के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई, डेवलपमेंट हुई इन सब चीज़ों में। चलो नेक्स्ट है इंडियाज़ ग्लोबल शेयर इन डिजिटल ट्रांजैक्शन। इंडिया का ग्लोबल शेयर कितना है डिजिटल ट्रांजैक्शन में बात करेंगे तो इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली 46% ऑफ द वर्ल्ड्स डिजिटल ट्रांजैक्शन। सिर्फ अकेली इंडिया के अंदर वर्ल्ड की टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शन का 46% ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया के अंदर होता है। ये डेटा आप लोगों को याद रखना है। सिग्निफिकेंस ऑफ यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का क्या सिग्निफिकेंस है? यूपीआई हैज़ इमर्ज्ड एज अ प्रोमिनेंट फास्ट पेमेंट सिस्टम। आप लोग यूज़ कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है।
गेनिंग रिकॉग्निशन नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली। ग्लोबली देश के बाहर भी यूपीआई का यूज़ हो रहा है। पता है ना, कई सारी कंट्रीज़ में, करीबन 6 कंट्रीज़ में इंडिया के बाहर यूपीआई हमारी स्टार्ट हो चुकी है। बताऊंगा वो भी आगे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। इट इज़ द प्राइमरी ड्राइवर बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ डिजिटल पेमेंट इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, आजकल सारी की सारी पेमेंट हम यूपीआई ही करते हैं। अकाउंट वगैरह कोई यूज़ करता ही नहीं है, मोबाइल नंबर से कनेक्टेड होती है, सीधा फंड ट्रांसफ़र मारो सामने वाले के, चाहे जितना भी चाहिए, लेना है तो वापस ले लो ठोक के। समझ रहे हो ना। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें। द वॉल्यूम ऑफ द यूपीआई ट्रांजैक्शन इंक्रीज्ड फ्रॉम 43 करोड़ 2017 में जो था वो 11,761 करोड़ रुपए हो गया है 2023 के अंदर। यूपीआई ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की अगर बात करेंगे तो 2017 में 43 करोड़ थी और 2023 के अंदर 11,761 करोड़ रुपए, 11,761 करोड़ ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं। रुपये की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कितनी बार ट्रांजैक्शन हुई है ये बात हो रही है। देखो कितना डिफरेंस है, कितना, बहुत डिफरेंस है। ये मोदी गवर्नमेंट आने के बाद हुआ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एडवांस्ड फंक्शनैलिटीज़ ऑफ यूपीआई। क्या एडवांस फंक्शन आ चुके हैं हमारे सामने। यूपीआई हैज़ इवॉल्व्ड टू इंक्लूड एडवांस्ड फीचर्स सच एज ऑफलाइन पेमेंट थ्रू एनबीएफसी टेक्नोलॉजी। एनबीएफसी टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो आप लोग डेबिट कार्ड यूज़ करते हो। क्या यूज़ कर रहे हो आप लोग, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड के ऊपर एक चिप होती है, उस चिप को बोलते हैं एनएफसी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आप लोगों जैसे ऑफलाइन अगर आप लोग यूपीआई यूज़ कर रहे हो और यूपीआई में नेट अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, उसके बाद भी आप लोग ऑफलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो उस ऑफलाइन ट्रांजैक्शन को करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज होता है वो टेक्नोलॉजी होती है एनएफसी टेक्नोलॉजी। उसके जैसे जिसको नाम दिया गया था यूपीआई लाइट एक्स, ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद पेमेंट्स थ्रू फीचर फोन्स। फीचर फोन से आप लोग, फीचर फोन कौन से, जो कीपैड वाले फ़ोन होते हैं, उससे भी आप लोग यूपीआई यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आप लोगों को डायल करना है 1 2 3 और जो भी सर्विसेज आप लोगों को यूज़ करनी होती हैं वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एआई बेस्ड कन्वर्सेशनल पेमेंट हेलो यूपीआई। जैसे इसका कैसे यूज़ करते हो, जैसे आप लोगों को फ़ोन पे गूगल पे करना है तो आप गूगल पे में जाओ, वहाँ बोलो हेलो गूगल। जैसे आप हेलो गूगल बोलोगे वहाँ पे एआई आपको रिस्पॉन्स करेगा और उसका बोलो कि 500 रुपीज़ ट्रांसफ़र टू अमित, तो वो ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलती रहेगी, आपको सिर्फ उसको कमांड देने की नीड है। तो वैसा जो फीचर है उस फीचर को भी यहाँ पे उस फीचर को यहाँ पे एनएफसी नाम दे दिया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, हाँ जी, ये मैं एनएफसी की बात कर रहा था। एनएफसी स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को नहीं बताई, मैं यहाँ पे कहीं लिखी नहीं है ना, शायद नहीं है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एनएफसी स्टैंड्स फॉर, नीचे देखो आप, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन, एनएफसी, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। डेली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ऑफ यूपीआई की बात करेंगे तो करंटली यूपीआई जो प्रोसेस है वो क्लोज टू 42 करोड़ ट्रांजैक्शन इन अ डे। आज अगर हम बात करते हैं तो एक दिन में करीबन 42 करोड़ ट्रांजैक्शन यूपीआई से एक दिन में होती है। कहाँ, तो पूरे 2017 में 43 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई थी। 2017 में एक साल के अंदर 43 करोड़ ट्रांजैक्शन थी, लेकिन अब देखो सिर्फ एक दिन में 42 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रही है यूपीआई की। कितना डेवलप हुआ है।
शोकासिंग इट्स वाइड स्प्रेड अडोप्शन ऑफ यूजेस, बिल्कुल सही बात है। चलो नेक्स्ट है, यूपीआई इज इंडियाज मोबाइल बेस्ड फास्ट पेमेंट सिस्टम विच फैसिलिटेट कस्टमर्स टू मेक राउंड द क्लॉक पेमेंट, 24 घंटे कर सकते हो जब आप लोगों का मन करे, यूजिंग अ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जिसको वीपीए बोलते हैं। वीपीए स्टैंड्स फॉर, ये एब्रीविएशन आप लोगों को याद होनी चाहिए, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। क्या होता है, जो आप लोग यूपीआई यूज़ करते हो, यूपीआई में आप लोगों की जो आईडी बनती है उस आईडी को वर्चुअल पेमेंट एड्रेस कहते हैं, वीपीए। यूपीआई आईडी जो होती है उसको वीपीए बोल सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ यूपीआई। जैसे मैं बात कर रहा था कि इंडिया से बाहर भी आजकल यूपीआई यूज़ होता है, टोटल 6 कंट्रीज़ के अंदर, वही उनका नाम है। ये वही लाइन है, इंडियाज़ एम्फेसिस ऑन एक्सटेंडिंग द बेनिफिट ऑफ यूपीआई ग्लोबली एज रिजल्टेड इन पार्टनरशिप विद कंट्रीज लाइक, जैसे एक हो गया श्रीलंका, दूसरा हो गया मॉरिशियस, तीसरा हो गया फ्रांस, फोर्थ हो गया यूनाइटेड अरब, फिफ्थ हो गया है एमिरेट्स एंड सिक्स्थ हो गया सिंगापुर। टोटल 6 कंट्रीज़ में यूपीआई यूज़ हो रही है। तो ये 6 कंट्री के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए, और लेटेस्ट जो है वो श्रीलंका है जहाँ पे अभी यूज़ हुआ है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो एक लॉन्च हुई है, स्टार्ट हुई है, इनॉग्रेशन अभी तो इसकी नींव ही रखी गई है, स्टार्ट होगी कब होगी देखते हैं, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टेड चीज़ हुआ है। अगर ये स्टार्ट हो जाएगी तो बाकी हो ही जाएगी। MMRDA मुंबई मेट्रो रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी अप्रूव्ड पोड टैक्सी, इसको हाईलाइट करना चाहिए था, जस्ट अ सेकेंड। ये है, अरे यार चल जा भाई, पोड टैक्सी, फिर से सही नहीं हो रहा अभी, थोड़ा सा पेन पे मेरा हाथ काम सही से नहीं करता जब यूज़ करने लगा हूँ ना। पोड टैक्सी प्रोजेक्ट इन BKC एक जगह है मुंबई में जहाँ पे NSE BSE काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर है। ये एक वो जगह है, BKC इज़ द फाइनेंशियल कॉरपोरेट सेक्टर कहेंगे क्या, हाँ सेक्टर ही कहेंगे, एरिया कहेंगे। चेयर्ड बाय CM एकनाथ शिंदे, एमिंग टू ईज कमिटिंग फॉर थाउजेंड्स विद PRT सिस्टम। ये बेसिकली एक ऐसी टैक्सी, हाँ जी पोर्ट टैक्सी, इसको हम टैक्सी ही कहेंगे। ये एक ऐसी टैक्सी सर्विस स्टार्ट होने जा रही है मुंबई में, जिसमें आप फोटो में देख पा रहे हो, ये एक ऐसा बॉक्स होगा और इसके लिए एक एलिवेटेड रोड स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट पिक्चर में जहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ अभी, ये एक ऐसा जैसे मेट्रो का ब्रिज होता है वैसे ब्रिज होंगे, और ये ब्रिज में एक छोटा सा बॉक्स टाइप से होगा जिसमें 3 से 6 पैसेंजर एक साथ में बैठ सकते हैं और अलग अलग लोकेशन पे जा सकते हैं। जैसे जब मुंबई में स्टार्ट होगा, इनॉग्रेशन जो हुआ है वो करीबन 8.8 किलोमीटर का रास्ता होगा, 38 स्टेशन को कवर करेगा, BKC से होता हुआ कुर्ला और बांद्रा स्टेशन तक ये सर्विस देगा। यहाँ पे 3 से 6 पैसेंजर इस बोर्ड में बैठ सकते हैं। तो इसकी वीडियो यहाँ पे चल नहीं सकती थी, चल सकती तो मुझे पता नहीं है, अभी टेक्नोलॉजी में यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ सही तरीके से। इसके लिए आप लोग यूट्यूब कर सकते हो, यूट्यूब पे आप लोगों को चलती हुई दिखाई देंगी। और हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं मिस्टर नितिन गडकरी, उन्होंने इसके लिए करीबन 3-4 साल पहले ही बोल दिया था कि ऐसी कोई सर्विस इंडिया में स्टार्ट होने वाली है। हालांकि उस टाइम तो कहा था कि गुड़गांव नोएडा में स्टार्ट होगा, लेकिन अब इसके लिए जो पहली नींव है वो महाराष्ट्र में रख दी गई है, मुंबई में। तो ये बॉक्स आप लोग देख सकते हो, ये इसमें हाँ एक चीज़ और, ये ड्राइवरलेस है, यहाँ पे कोई ड्राइवर भी नहीं होगा, और इस टाइप की सर्विस अभी जैसे लंदन में यूज़ हो रही है, ठीक है जी। तो खास पॉइंट है, ध्यान रखना। चलो
नेक्स्ट अगेन न्यूज़पेपर से, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया, लेपर्ड जो हैं उनके ऊपर एक रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। रिलीज बाय द यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर उन्होंने रिपोर्ट रिलीज की है, उन्होंने एस्टिमेट दिया है कि लेपर्ड पॉपुलेशन जो इंडिया के अंदर है वो 8% से बढ़ी है, जो कि 12,852 थी 2018 के अंदर, वो अभी 13,874 हो गई है 2022 के अंदर। तो ये डेटा भी आप लोगों को ध्यान रखना है। लास्ट ईयर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि कितने टाइगर्स की संख्या इंडिया में है, तो वैसे ही ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। आगे है मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो 3,907 लेपर्ड हैं, ये हाईएस्ट नंबर लेपर्ड हैं इंडिया के अंदर। उसके बाद महाराष्ट्र आता है जहाँ पे 1985 हैं, फिर कर्नाटक आता है 1879 हैं, और इन द सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं। पहले पे है मध्य प्रदेश, दूसरे पे आप लोगों के सामने आ गया है महाराष्ट्र, और तीसरे पे आ गया है कर्नाटक। तो 3 ये स्टेट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। मध्य प्रदेश हैज रिपोर्टेड द मोस्ट इम्प्रूवमेंट इन द नंबर ऑफ लेपर्ड, जो कि 486 2018 में था। एक सेकेंड, हाँ जी 486 बड़े हैं यहाँ पे, 486 लेपर्ड की संख्या बड़ी है। जो 3421 होती थी 2018 के अंदर, वो 3907 हो गई है 2022 के अंदर। मैं इन सबको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, सही दिखेगा फिर, ठीक है। ध्यान रखना कि 486 से इंक्रीज हुई है, जिससे 3421 थी 2018 के अंदर, जो वो 3907 हो गई है 2022 के अंदर। उसके बाद बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में एक्चुअली क्या हुआ है, ड्रॉप हुई है, वहाँ पे तो संख्या ही कम हो गई है, 192 संख्या कम हो गई है। 760 होती थी 2018 के अंदर, और जो कि 568 हो गई है 2022 के अंदर। यहाँ तो संख्या ही क्या हो गई है, कम हो गई है, माइनस हो रही है, और मध्य प्रदेश के अंदर प्लस हो रही है। चलो जी, नेक्स्ट है टाइगर रिजर्व्स और साइट्स हैविंग द हाईएस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन आर नागार्जुन सागर, श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में है वहाँ पे, फॉलोड बाय पन्ना मध्य प्रदेश में, एंड सतपुरा मध्य प्रदेश में। ठीक है जी। अगर किसी रिजर्वर या किसी साइट की बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश में है, वो पहले स्थान पे है, दूसरे पे है मध्य प्रदेश, और तीसरे पे भी मध्य प्रदेश है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे रिजर्वर की, तो एक रिजर्व है यहाँ पे पन्ना, दूसरा है सतपुड़ा, और उससे पहले था श्रीशैलम में कौन सा, नागार्जुन सागर। तो ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है जी। चलो थोड़ा साफ कर देता हूँ। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। ये है नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आज के हमारी इस वीडियो का, जिसमें है गांधीनगर बेस्ड एक कंपनी है इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड, जिसको एवेन्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। इसको रिसीव किया है फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम द आरबीआई टू ऑपरेट एन पेमेंट एग्रीगेटर, जिसको पीए बोलते हैं। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था अमेजोन पे, और आज ये क्या बोलते हैं लाइसेंस मिलने जा रहा है किसको, इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड को। ठीक है जी। फॉर पेमेंट गेटवे ब्रांड, इसका पेमेंट गेटवे ब्रांड कौन सा काम करेगा, सीसी एवेन्यू, ये काम करेगा इंडिया के अंदर। इन्फीबीम एवेन्यू रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट एज अ पीए इन 2022 में इसका लाइसेंस मिल गया था। नेक्स्ट है द सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन, सीओ इसको बोलते हैं, फॉर सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग पेमेंट एंड सिस्टम इन इंडिया, ऑपरेटिंग पेमेंट सिस्टम इन इंडिया इशूड बाय द आरबीआई अंडर सेक्शन 7 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट जो 2007 है उसके अकॉर्डिंग।
यानी कोई भी अगर कंपनी PA के बेस पे काम करना चाहती है तो उसे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग क्या होगा, लाइसेंस, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब आ रही है, लाइसेंस इशू होगा जो कि RBI प्रोवाइड करवाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ से खास पॉइंट जो है वो यही है कि कौन से सेक्शन के अंडर ये लाइसेंस इशू किया जाता है। ठीक है जी, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप सब चीज़ें सही रही होंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे आप लोगों को इजीली आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है जी, तो थैंक्स आप लोगों ने वीडियो वॉच की। रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली वीडियोस मिलती रहेंगी, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जो योर बैंकिंग मास्टर के नाम से आप लोगों को मिलेगा। ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे आप लोगों को PDF फाइल मिल जाएगी जो कि आप लोगों को रिवाइज़ करने में हेल्प करेगी। हम जो भी पढ़ते हैं उसको रिवाइज़ करना काफ़ी ज़रूरी होता है, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ कह रहा हूँ। ठीक है जी, तो फिर आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।